अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस वक्त सियासत के साथ साथ मईशत को भी बड़ी अहमियत हासिल हो रही है और ज़ाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है उसके पस मंज़र में इस पर बात भी होनी चाहिए। गुज़श्ता 7 दहाइयों से हम मईशत का रोना रोते चले आ रहे हैं और अगर गुज़श्ता अदवार की हुकूमतों के अखबारात का भी जायज़ा लिया जाए, 3 दहाइयाँ तो मैं देख सकता हूँ, 2 दहाइयाँ मैंने ख़ुद बजट कवर किए हैं, यही सूरत हाल हमेशा जो है रही है, यही शय सुर्खियाँ जो हैं वो हमेशा रही हैं, यही इल्ज़ामात जो हैं वो हमेशा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि अपने अपने वक्त पर अपनी अपनी नौइयत के अपनी अपनी सतह की सूरत हाल जो है वो हमेशा रही है। लेकिन अब इस वक्त देखना ये है कि वक्त के साथ साथ मसाइल में भी इजाफ़ा होता है, आबादी में भी इजाफ़ा होता है, पैदावारी सलाहियत भी बढ़ानी होती है और मुल्क की जो इक्तिसादी पहिया है उसको भी तेज़ करना होता है ताकि आबादी के और मईशत की जो तरक्की है उसमें एक तवाज़ुन जो है वो आ सके। पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये रही है कि 70 की दहाई के बाद बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बैरून ममालिक गए और अब तक वहाँ से आने वाली तरसीलात ज़र जो हैं वो हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट हैं। हम जो इन मार्केटों को आबाद देखते हैं, दुकानों के अंदर रश देखते हैं, ख़रीदारी का जोबन देखते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही तरसीलात ज़र हैं जो अरबों डॉलर में आती हैं, खरबों रुपए में बदलती हैं और फिर इन मार्केटों, इन गाड़ियों और प्रॉपर्टी के अंदर झोंक दी जाती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है आबादी भी बढ़ी है, हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो उस एतबार से नहीं बढ़ी है, हमारा काबिल काश्त रकबा भी कम हुआ है और हमने अपने जो फ़वाइद की फसलें हैं उन पे कंप्रोमाइज़ भी किया है। अब आकर ज़ाहिर है इमरान खान साहब की जो हुकूमत है इसके अंदर मसाइल इसलिए ज़्यादा हुए हैं कि ये इनका एक तो ना तजुर्बेकारी, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा जो मेकनिज़म है उसकी सलाहियत को बुरुए कार लाना। अब उसके नतीजे में हुआ क्या है? उसके नतीजे में आम आदमी को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि शरह नमू जो है वो -5% है या मुस्बत 3.94% है। उसको ये भी दिलचस्पी नहीं है कि आप जो है आप PSDP जो है 900 अरब रुपए का रख रहे हो या जो आपने रखा था उसको काट के 350 अरब रुपए पर ला रहे हो। उसका ये भी दर्द सर नहीं है कि हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है वो सरप्लस है या खसारे में है। उसको वो ये भी नहीं जानना चाहता कि हमारा जो फिस्कल खसारा है वो कहाँ पे जा रहा है। उसका मसला सिर्फ़ एक है और उसका मसला रोज़गार है और उसका मसला उसकी क़ुव्वत इस्तिताअत है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कमज़ोर हुई हैं। क़ुव्वत इस्तिताअत जो है वो यकीनन कम हुई है, महंगाई जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है और ज़ाहिर है ख़ास तौर पर जब आप बिजली और इस तरह की चीज़ों में इजाफ़ा करते हैं तो उसके असरात तो मुरतब होते ही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है 10.8% है, जो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं देखता हूँ तो दिखाई ये देता है कि शायद हमारे हुक्मरान जो हैं ये पहले हुक्मरान हैं, इनमें थोड़ी सी बेहिसी जो है वो बड़ी नुमायाँ है। हमारे वज़ीर इत्तलात फरमा रहे थे कि अगर महंगाई बढ़ी है तो उसी एतबार से क़ुव्वत इस्तिताअत भी बढ़ी है। गवर्नर स्टेट बैंक फरमा रहे हैं कि महंगाई का जितना अंदाज़ा था ये उतनी ही बढ़ी है। लेकिन ये सूरत हाल जो है जब हम नए बजट में दाखिल हो रहे हैं तो उससे कुछ हफ़्ते पहले ही शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर होने से 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा मईशत का बेड़ा गर्क हो गया और सिमत कोई नहीं है, हालात बहुत दिगरगू हैं। लेकिन जूँ ही उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना की कुर्सी संभाली और डॉक्टर वक़ार मसूद साहब का इश्तराक नसीब हुआ तो उसके साथ ही पाकिस्तान के जो इशारिये हैं वो बदलना शुरू हो गए।
उनमें जो है तरोताज़गी आ गई, हालात जो है वो फिर एक मर्तबा बहुत खुशगवार हो गए हैं, फिगर्स जो हैं वो हर तरफ से बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं। ये सारी जो सूरत हाल है इस पर करेंगे बात, आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ तजिया नगार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मुमताज़ सनतकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं साकिब शेरानी साहब। बहुत अरसा खामोश रहे और अब दोबारा इन्होंने अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसका इजहार शुरू किया है। तो देखते हैं आज इनके ख़यालात जो हैं वो क्या हमें मिलते हैं। फ़ारूक सलीम साहब, ये फरमाइएगा, महंगाई तो पहुंच गई है 10.8% पर। अब मेरे सवाल ये है कि आम आदमी जो है वो इस वक्त परेशान है। ये मसला टोटल जो है इंतज़ामी है, मिसमैनेजमेंट है कि वाकई मईशत की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब थी और अब बेहतर हो गई है? नदीम साहब, आपने जो इब्तिदाई में जो कुछ कहा है वो इतना इम्पोर्टेंट है, वो अपनी समझने के काबिल है। आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक टर्म है, करंट अकाउंट सरप्लस, इनका रियली 22 करोड़ पाकिस्तानी जो है उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका किसी चीज में भी किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो माशी इशारे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के हैं वो बड़े ही सिंपल हैं। मईशत दान भी और सियासतदान भी मईशत को बड़ा पेचीदा बना के सामने रख देते हैं। आम आदमी की मईशत बड़ी सिंपल है। वो देखता है कि आटे की कीमत 3 साल पहले क्या थी, आज क्या है, चीनी की कीमत क्या है, बिजली का बिल मेरा 3 साल पहले क्या आता था, अब क्या आता है, और मेरी आमदन का क्या हाल है, क्या मेरी कुव्वत खरीद जो है रियल टर्म्स में वो बढ़ रही है या कम हो रही। ये 3 या 4 चीजें हैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जिसमें दिलचस्पी है। बाकी मईशतदान बैठे, मईशतदान आपस में बैठ के जितनी मर्जी बहस करें, माशी इशारियों पे करें। यहाँ पे अपोजिशन वाले जो हैं वो अपने पसंदीदा माशी इशारिये सामने ले आते हैं और कहते हैं कि ये मईशत का बुरा हाल हो गया। जो हुकूमती पार्टी है वो अपने पसंदीदा माशी इशारिये सामने ले आती है और ये बताने की कोशिश करती है कि मईशत तो बहुत ज़बरदस्त जा रही है। आप यकीन जानिए कि आपको ना तो कोई मईशत दान चाहिए, ना आपको कोई वजीर इतलात चाहिए, ना आपको कोई वजीर खजाना चाहिए जो आपको आके बताए कि जी आपकी मईशत बहुत अच्छी जा रही है या बहुत बुरी जा रही है। आपके सामने आपका कैमरामैन खड़ा है, आपके साथ प्रोड्यूसर इंटरैक्ट करता है। ये वो लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद पे आटा खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, माहाना की बुनियाद पे बिजली का बिल देते हैं। इनको पता है कि उनकी मईशत का क्या हाल है। और ज्यादातर लोग आप जो देखेंगे वो दो धारी तलवार के शिकार हैं। एक तो आप सोचिए कि पिछले 3 सालों में तकरीबन 100% आटे की कीमत बढ़ गई। अब 70 साल पाकिस्तानी माशी तारीख में आपको कोई 3 साल का ऐसा दौरानिया नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। इसी तरह चीनी की कीमत 100% बढ़ गई। बिजली का बिल जो 3 साल पहले था 10-11 रुपए का यूनिट आया करता था, अब वो 23-24 रुपए का यूनिट है। वहां पे भी 100% से भी ज्यादा इजाफा है और तारीखी इजाफे हैं। और साथ ही साथ आपकी और मेरी औसतन इनकम जो है वो गिर गई है और नतीजा निकला है कि गुर्बत बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मैं आता हूँ फ़ारूक सलीम साहब। साकिब शेरानी साहब, मैं मतलब आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं वो अपने वज़ीर ख़ज़ाना की कुर्सी पर बैठने से 2 दिन कबल फरमाते हैं कि इस मईशत का बेड़ा गर्क है, इसकी कोई सिमत नहीं है और इसका कोई हालत नहीं है। और वज़ारत ख़ज़ाना संभालने के 20 दिन के बाद पाकिस्तान की शरह नमू जो है वो माशाल्लाह इतनी उसमें नमी आ जाती है, इतनी तरोताज़गी आ जाती है। इसी तरीके से बाकी जो इशारिये हैं वो भी मुस्बत हो जाते हैं। ये कमाल किस चीज़ का है? नदीम साहब शुक्रिया। ये तो ऑब्वियसली वज़ीर ख़ज़ाना ही बता सकते हैं कि उन्होंने 2 दिन पहले दुरुस्त कहा था या वज़ारत ख़ज़ाना का चार्ट संभालने के बाद उन्होंने दुरुस्त कहा था। मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ इसकी वज़ाहत करने की कोशिश भी की। बात यह है कि जो फ़ारूक सलीम साहब ने कहा वो ऑब्वियसली बहुत हद तक दुरुस्त है, बट मेरा ख्याल है बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एक जाविया है।
ये कहना कि अगर मरीज़ डॉक्टर के पास आए तो सिर्फ मरीज़ का जो कहना है कि बुखार है मुझे, वही सारा जो है वो मतलब सारा दरोमदार उसी के ऊपर होना चाहिए फोकस, और उसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं या वो क्या है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उस पर गौर ना करना मेरा ख्याल है वो उनकी बात हद तक बिल्कुल इस हद तक दुरुस्त है कि आम आदमी तो इसी हद तक जो है वो सोचेगा, मगर मेरा ख्याल है कुछ हमें बैलेंस्ड एनालिसिस देने की भी ज़रूरत है कि ये महंगाई क्यों आई और ये महंगाई का आगे आउटलुक क्या है। और मेरा ख्याल है जब हम ये बात करते हैं कि महंगाई क्यों आई तो सारा कसूर या सारा मलबा जो है वह हुकूमत पे डालना भी दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल है ये बात इसको सामने रखने की ज़रूरत है कि जो डिवैल्यूएशन हुई या करनी पड़ी 2018 में, वो बेसिकली पिछली हुकूमत ने जो छोड़ा था मलबा वो उसका नतीजा था। और कम से कम कोई भी आप इकोनॉमिक क्राइसिस देख लें तो 2-3 साल कम से कम लगते हैं उसको नेविगेट करने में, उसके असरात जो है उसको कम होने में। तो मेरा ख्याल है एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा, जो पाकिस्तान की हुकूमतों को, कोई भी हुकूमत हो, जो समझ नहीं आती है कि आटे की कीमत क्यों नीचे नहीं गिर रही है, वो एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है। जब आप सपोर्ट प्राइस बढ़ाएंगे तो बेशक पैदावार का इजाफा होगा, मगर आपने फ्लोर प्राइस बढ़ा दी है, अब उससे नीचे जो है वो कीमत गिरेगी नहीं। ये इजाफा किया आपने और आपने फार्मर्स को बेनिफिट दिया, मगर जो इसके कंज्यूमर्स हैं, सार्फिन हैं, जो आटा ख़रीदने वाले हैं, उनको महंगा ही मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कुछ एलिमेंट इसका जो है आटे की कीमत में वो ये भी है। और तीसरा जो है ऑब्वियसली जो हमने बहुत मरतबा आपके शोज़ पे भी बात हुई, बाकी टीवी पे भी बात हुई, और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये जो स्पेक्यूलेटर्स हैं इनके ऊपर जो गवर्नेंस के मसाइल हैं हुकूमत के या किसी भी हुकूमत के, ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमतों के, वो अभी वैसे के वैसे ही हैं। और स्पेक्यूलेटर्स के ऊपर जो काबू है ना इस हुकूमत का है ना पिछली हुकूमतों का है, और बल्कि इसलिए भी नहीं है बहुत हद तक क्योंकि वो हुकूमतों में ही बैठे होते हैं। तो मैं जी साकिब साहब मैं आता हूँ क्योंकि इसके ऊपर अब अगला सवाल भी है, लेकिन ज़रा ये चीज़ जो है ना बहुत ले लें। अब इख्तियार बेग साहब, आप चूँकि सनतकार हैं, आप इस जाविये से देखेंगे सूरत हाल को। बुनियादी बात ये है कि ये जो अचानक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई 10% का इजाफा हो गया है, गाड़ियों की प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा हो गया है, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसने बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। अब हुकूमत ये कह रही है कि सर्विसेज सेक्टर जो है उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो आ रही है, और वो तो यहाँ तक चले गए हैं कि इस साल शायद 5% तक ग्रोथ होगी। ये जो बढ़ोतरी है, ये आपको लगता है कि इसमें तरसीलात ज़र का बहुत बड़ा हाथ है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, चाहे वो आरडी अकाउंट के ज़रिए बढ़ी हैं या एफएटीएफ की जो पाबंदियां हैं जिसकी वजह से हुंडी और हवाला बंद हो गया तकरीबन, उसकी वजह से, या कोविड की वजह से पाकिस्तानी ज़्यादा नहीं आ सके अपने होम कंट्री, तो पैसे उन्होंने वहाँ से भिजवाएं अपने। पैसा तो मार्केट में आया है। ये $2.25 बिलियन मंथली, $2.25 बिलियन की जो रेमिटेंसेज हैं, जो तकरीबन 29 बिलियन के इस बार सोच रहे हैं कि हमारा हदफ हमें हासिल हो जाएगा, ये पैसा आया है और ये पैसा कन्वर्ट होकर मार्केट में गया है। इसी तरह सपोर्ट प्राइस जो बढ़ाई है 2000 रुपये करके आटे की, उसकी वजह से, गेहूं की जो है उसकी वजह से भी कोई 1200 अरब रुपए जो है वो भी मार्केट में आए हैं। आरडीए के अकाउंट जो खुले $1.5 बिलियन के, आपको पता होगा, कोई 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट खुले हैं 100 कंट्रीज़ में, वो उसमें भी आपने देखा अनप्रेसिडेंटेड इनफ्लो आया है, क्योंकि एक इजी मैकेनिज़्म है डिजिटलाइजेशन का। तो ये पैसा मार्केट में गया है, तो लोगों ने मोटरसाइकिलें ख़रीदी हैं, लोगों ने जो उससे ऊपर ब्रैकेट में आते थे उन्होंने गाड़ियाँ ख़रीदी हैं। एक इसमें और पंच लाइन यह है कि गुज़िश्ता साल कोविड कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है कि ये नई गाड़ियाँ वाड़ियाँ मोटरसाइकिलें नहीं
खरीदी गई थी। ये प्रायोरिटी नहीं थी। जान बचाए हुए थे, खाने पीने की अशिया की हम बातें करते थे, दवाइयों की बातें करते थे। इस बार क्योंकि कोविड ज़रा सा टीम डाउन हुआ है, तो अब लोगों ने वही चीज़ें जो रोक दिए थे जिसका हाथ दोबारा खरीदनी शुरू करी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखें 26% ग्रोथ आई है। सीमेंट के सेक्टर में मैसिव ग्रोथ आई है, तकरीबन हर सीमेंट फैक्ट्री जो है एक्सपेंशन में जा रही है। कंस्ट्रक्शन में जो प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज दिया था जिससे 38 और 40 इंडस्ट्री इनडायरेक्टली मुंसलिक हैं, उसमें आप देखें कि स्टील की कीमतें बढ़ गई हैं, सीमेंट की कीमतें बढ़ गई हैं और बाकी चीज़ों की। तो ये पैसा मार्केट में आया है। अब वो मार्केट में आपको नज़र आएगा, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको नज़र आए, कंस्ट्रक्शन के शोबे में नज़र आए या दूसरी मोटरसाइकिलों की सूरत में नज़र आए। जो भी जिस ब्रैकेट में आता है उसने उसको फिर खर्च करा। एक चीज़ जहाँ तक सवाल है आपका कि सर्विस सेक्टर 5%, सर्विस सेक्टर तो 5% आप लेके जा रहे हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर सेक्टर को खुद हुकूमत जो 3.5% था उसको 2.5% के करीब कहा कि हम कम कर रहे हैं। यानी इस बार जो एग्रीकल्चर सेक्टर का हदफ है वो कम किया गया, पिछले साल से कम होगा। एक वजह उसकी है कि कॉटन की क्रॉप फ्लॉप हुई, जो 13 मिलियन बेल थी वो हमको 6.5 मिलियन बेल मिली। ये एग्रीकल्चर सेक्टर इज की टू ऑल अदर सेक्टर। मैं इख्तियार बेग साहब आता हूँ, ये इस सेक्टर पर अलग आपसे इस सेक्टर पे अलग बात करेंगे जी। मैं आता हूँ अब इसमें फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है ये आपने इख्तियार बेग साहब की बात भी सुनी। अब इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप समझते हैं कि वो जिन इशारियों की बात कर रहे हैं, जो वो इदाद व शुमार दे रहे हैं, वो दुरुस्त हैं, चैलेंजेबल नहीं है, हम मुश्किल वक्त से निकल आएँ? नदीम साहब, हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों का काम है उम्मीद दिलाना, कौम को उम्मीद दिलाना और इस तरफ माइल करना कि हम मुश्किल वक्त से गुजर गए हैं। वो शायद अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारा काम ये है कि हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर कुछ कहने की, कोई तज्जिया करने की कोशिश करना। देखिए, आज जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की अपनी फिगर्स आई हैं, जो आप बार बार कोट कर रहे हैं, 10.9% की जो इन्फ्लेशन है वो CPI कहलाती है। इसके अलावा एक होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है, वो भी पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने ही छापा है और वो ये कह रहे हैं कि होलसेल के अंदर जो कीमतें बढ़ी हैं वो 19.4% से बढ़ी हैं। अब होता यह है कि होलसेल में जो कीमतें बढ़ी हैं वो अगले चंद हफ्तों में वो रिटेल के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कह देना कि महंगाई कंट्रोल में आ गई है या अगले कुछ हफ्तों में महंगाई की शरह जो बढ़ रही है वो कम हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये इस तरफ इशारा दे रहा है कि महंगाई का जोर जो है वो टूटने वाला नहीं है। फिर अगर आप कुछ इंडिविजुअल आइटम देखें तो उसमें इतनी ज्यादा तेजी आई है सिर्फ एक साल के अंदर, और ये आदाद शुमार हैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के अपने। वो ये कहते हैं कि मुर्गी जो है वो 60% बढ़ गई है, अंडे 55% बढ़ गए हैं, गंदुम 30% बढ़ गई है, घी 22%, चीनी 22% और बिजली 22%। अब ये 6 ऐसी अशिया हैं, आप सोचिए कि इनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, इनके बगैर तो हम गुजारा ही नहीं कर सकते। यानी कि अंडे, मुर्गी, बिजली, आटा, या तो रोटी खाना बंद कर दें, मुर्गी खाना बंद कर दें, अंडे खाना बंद कर दें, चीनी खाना बंद कर दें, बिजली का इस्तेमाल बंद कर दें, तो फिर शायद आपके ऊपर जो महंगाई का दौर है वो ना सामने नजर आए। फिर जो फरवरी 16 को वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ मुआहदे किए हैं। देखिए, IMF ये नहीं देखता कि आपका कोई नया वजीर आ गया है और अब उसके ख्यालात जो हैं वो बदल गए हैं। उसमें हमने वायदा किया था कि 1200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए जाएंगे। उसमें यह भी मुआहदा हुआ है कि तकरीबन 900 अरब जो है वो बिजली के बिलों की मद में 5-6 रुपए यूनिट बिजली की कीमत बढ़ा के वसूल किया जाएगा। तो ये तो मुआहदे हुकूमत पाकिस्तान ने किए हैं। अगर कोई नया वजीर आके ये कहता है कि जी मैं उस मुआहदे को नहीं मानता, शायद इसमें लचक थोड़ी बहुत हो,
कि हम बैठ के IMF के साथ नेगोशिएट कर सकें, लेकिन पूरा का पूरा पैकेज जो है वो रीनेगोशिएट नहीं होगा। मैं फारूक सलीम साहब आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब साकिब शिरानी साहब ये फरमाइएगा कि ये सवाल तो बनता है कि शौकत तरीन साहब के आने से पहले IMF के साथ कुछ मामलात थे और जाहिर है कि बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जानी थी, इसी तरह गैस की कीमतें बढ़ाई जानी थी, इसी तरह 750 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाने थे, कोई 700 के लगभग अरब के जो टैक्सेस हैं उनमें रद्दोबदल होना था और बढ़ोतरी की तरफ होना था। आप क्या देखते हैं कि IMF के साथ ये रीनिगोशिएबल चीज़ें हैं और इसके अंदर IMF जो है वो कोई दरगुजर से काम लेगा और शौकत तरीन साहब को एक ऐसा बजट पेश करने देगा जिसका वो दावा कर रहे हैं कि ये एक रिलीफ ओरिएंटेड बजट होगा? अच्छा नदीम साहब, इससे पहले ये थोड़ी सी बात आई थिंक, क्योंकि हमने बैलेंस बात करनी है, हमने सिर्फ सब तबाह हो गया या सब अच्छा है वो नहीं करना। तो मेरा ख्याल है जो अभी तक गुफ्तगू में जो एक एलिमेंट रह गया, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने लिखा भी है इसके बारे में। डॉक्टर फारूक सलीम साहब से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि महंगाई का जो बोझ है, जो उसका ज़ोर है, उसने कमर तोड़ी हुई है आम पाकिस्तानी की, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये भी एक चीज़ आप मद्देनज़र रखें कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले साल में, या ये जो माली साल जो चल रहा है, इसमें जो 4 बड़े क्रॉप्स की जो पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, तो इसमें जाहिर बात है पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक तबका है जो फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से, ज़राअत से जो मुंसलिक है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद में जो है बहुत इजाफा हुआ है। और जो डॉक्टर इख्तियार बेग साहब कह रहे थे कि नज़र आता है परचेजिंग पावर में, या जो तेज़ी आ रही है जो ख़रीद में मार्केटों में, उसका बहुत बड़ा असर जो है वो एक्चुअली रेमिटेंसेस का शायद इतना ना हो जितना ये ज़राअत के सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो कंजम्पशन ड्रिवन जो स्पेंडिंग हो रही है, ये उससे ताल्लुक़ ज़्यादा है इसका मेरे नज़दीक। तो मेरा ख्याल है ये भी एक फैक्टर है जो पॉजिटिव है, और हुकूमत की इसमें कोई काविश नहीं है। ये मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है, ये एक ऑब्वियसली कुदरती अमल था, हमें अच्छा वेदर मिला और एक बहुत सालों के बाद चारों क्रॉप्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कॉटन ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, बिल्कुल बात दुरुस्त है, और उसका ऑब्वियसली उसका भी एक असर पड़ा है कॉटन फार्मर्स के ऊपर। मगर आपके जो सवाल पूछा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा जो अपना तज्जिया है और मेरी जो अपनी जो बैकग्राउंड डिस्कशंस हैं IMF वगैरह के साथ, मेरा ख्याल है शौकत तरीन साहब को ये लचक नहीं मिलेगी IMF की तरफ से जो वो शायद शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अगर आप उनकी आखिरी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तरफ आप अगर नज़र दोहराएं, तो मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी एक उन्होंने अपने आप को हेज करना शुरू कर दिया है कि हमें ये मुआहदे जो मिले थे वो शायद हमें निभाने पड़ें, और IMF जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान वो एग्रीमेंट से दूर नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है वो इसी तरफ इशारा दे रहे हैं कि ओवरऑल टर्म्स से जो बजट आएगा, जो पेश करना पड़ेगा उनको वही अग्रीमेंट्स के तहत प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी सरप्लस के हवाले से जो हफीज़ शेख साहब ने अग्री किया था उनके साथ, उसी फ्रेमवर्क के तहत उनको बजट पेश करना पड़ेगा। अब डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, अगर उसी फ्रेमवर्क के तहत बजट पेश करना पड़ेगा तो फिर तो मसाइल हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगा रहे हैं और रद्दोबदल जो है वो हो रहा है, तो अगर आपको नहीं लचक मिल रही है तो फिर आपकी तो बातचीत होती रहती है, आप लोग बड़ी सिफारिशात भी भेजते रहते हैं और आपका इंटरेक्शन भी होता है
आज भी बिजनेस कम्युनिटी पहुंची हुई है इस्लामाबाद। तो आपको क्या लगता है? देखिए, दो बातें ज़रा सी साथ साथ में चाहूँगा आप ज़रा देखते हुए चलें। पहली चीज़ तो यह है कि जो IMF की हिट हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत सख्त हो सकते हैं, वो उन्होंने 7 रुपये बिजली की कीमत बढ़ाने को कहा है, वो उन्होंने 26% टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, 4,920 को 6,250 तक लेके जाना है, 150 बिलियन की ऑर्डिनेंस से ऑलरेडी टैक्स एग्जम्पशन कॉर्पोरेट सेक्टर की विड्रॉन तमाम कर ली गई हैं, और IMF इज़ नॉट इन फेवर के 7.5 सेंट्स बिजली और $6.5 पर MMBTU गैस दे। यही वजह है कि टेक्सटाइल की पॉलिसी रुकी हुई है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उसमें थी। हम परस्यू कर रहे हैं, डिस्कस हो गई है, लेकिन वो टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई। तो IMF, जैसे साकिब साहब ने कहा, मैं आई एग्री करता हूँ, कुछ चीज़ों पे तो थोड़ा बहुत वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने और शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑफिशियल ये कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, हम टैक्सेस नहीं बढ़ने देंगे। आपको पता है बिजली की कीमतों में उन्होंने 1,000 अरब रुपए 6 स्टेजेस में रिकवर करना है, जिसमें 10% सर्कुलर डेट सरचार्ज भी है। तो ये चीज़ें अगर IMF नहीं, ये रिवाइज एग्रीमेंट कोई होता, नज़रसानी उस पर नहीं होती, तो यकीनन इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा। आपकी एक्सपोर्ट जो बढ़ना शुरू हुई हैं, वो जून 2021 तक जो प्राइम मिनिस्टर ने बिजली और गैस के रियायती निर्ख दिए थे, उसकी वजह से है, और वो ख़त्म हो रहा है, और प्रेशर है। हम लोग मिल के भी आए हैं, एडवर्टीजमेंट भी दिया है, आपने देखा होगा एप्टमा ने, उसमें यही कहा जा रहा है कि इसको अब आगे मुद्दत के लिए भी आप जो एक्सटेंड करें, लेकिन अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल एक सीरियस बात है कि हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, IMF की शराइत अपनी जगह हैं, PM ने वायदा करा है कि जी हम ये सब चीज़ें नहीं होने देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो गेट अवे मैं समझता हूँ कि बीच में कहीं शायद सेटल हो। लेकिन इंडस्ट्री के बारे में मैं इतना आपको बतलाऊँ कि हमारी अगर ये पावर की कीमतें बढ़ी, तो आने वाले वक्त में आपकी इंडस्ट्री मुकाबलती सख्त उसमें नहीं रहेगी। हमारी जो एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत बढ़ी है, उसकी एक सबसे बड़ा वजह ये थी कि बिजली और गैस की नर्ख जो जून 2021 तक दिए थे प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी तौर के ऊपर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को, वो इसमें मुझे जो चीज़ ज़्यादा तंग कर रही, परेशान कर रही है, जो मुझे एक तशवीश है, वो हमारे अनसस्टेनेबल डेट की तरफ हम जा रहे हैं। 3,150 अरब रुपए के तो सिर्फ आप सूद दे रहे हैं। आपने डेट लिमिटेशन एक्ट जो आपका 60% के ज़्यादा GDP का अलाउ नहीं करता, वो 90% पे आप नेशनल डेट को ले गए। 116 बिलियन डॉलर के फॉरेन करेंसी के डेट हो गए, जिसमें 6 बिलियन के जो है पिछले 9 महीनों में PTI हुकूमत ने दिया। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तंग कर रही है। मैं आता हूँ इख्तियार बेग साहब, डेट जो है जी मैं आता हूँ इख्तियार बेग साहब, नहीं रहा जी। अब फ़ारूक सलीम साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है शौकत तरीन साहब अपनी सी कोशिश तो कर रहे हैं, अब बयानात, अब होप जो है वो भी बहुत बढ़ा दी गई है कि आने वाला बजट बहुत सारी खुशहाली लेकर आएगा, लेकिन ये जो IMF वाला मामला है, ये आपकी इस पे क्या टेक है? आपको क्या लग रहा है कि शिकंजा टाइट ही होगा, या ये कि शायद कुछ वो हमें रिलीफ का मौका फराहम कर दें? नदीम साहब, साकिब शरानी साहब चाह रहे हैं कि जो भी अच्छी खबरें हैं, अगर कोई है तो उनको भी सामने ज़रूर लाया जाए। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक अच्छी खबर जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी सारी अपोजिशन जमातों के साथ भी करना चाह रहे हैं। उनके मशवरे के बाद वो कोई स्टेप्स उठाना चाह रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि अगर हम किसी किस्म का कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी सामने ले आएँ, ताकि जो मईशत के फैसले हैं उनको एक इंसुलेशन मिल जाए, जो सियासी मैदान में हो रहा है उससे वो थोड़ा अलग थलग हो जाए।
तो ये एक अच्छी खबर है जो शौकत तरीन साहब ने उसका इजहार भी किया है। बजट का मामला मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है नदीम साहब। उसमें एक तो ये कहा जा रहा है कि हम तकरीबन 1000 अरब का रेवेन्यू जो है, जो हुकूमत की आमदन है, वो बढ़ा लेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कोई नई टैक्सेस भी नहीं लगाए जाएंगे। तो ये कैसा मौजज़ा होगा, इसमें क्या जादू की छड़ी इस्तेमाल की जाएगी कि आप 1000 अरब आमदन भी बढ़ा लें लेकिन टैक्सेस भी ना लगाना पड़े। इसी तरह जो सुनने में आ रहा है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो तकरीबन 700 अरब पे ले जाना है अगले माली साल में, जिसका मतलब ये है कि अगर आलमी मंडियों में तेल की कीमत वैसे ही चढ़ रही है और हमने पेट्रोलियम लेवी भी इजाफी लगाना है, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर पेट्रोल डीजल वगैरह भी महंगा होगा, जिसका मतलब ये है कि वो फिर फीड इन करेगा इनटू इन्फ्लेशन, फिर हमारी महंगाई जो है उसके नतीजे में और मजीद बढ़ेगी। फिर हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में, जैसे अगर आप 2018 का साल उठा लें तो उसमें तकरीबन 4% जो है हमारी जीडीपी का वो हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लगा रहे थे। ये पिछले कोई 3-4 सालों में वो बड़ी तेजी से गिरा है, अब वो 3% से नीचे आ गया है, कोई 2.6% पे रह गया है। तो वो जो हम कह रहे थे कि हमें ग्रोथ चाहिए, कि हमने अगले साल इससे ज्यादा ग्रोथ लेके आनी है, अब वो सरमायाकारी के बगैर तो ग्रोथ आ नहीं सकती। या तो वो प्राइवेट सेक्टर सरमायाकारी करे, या वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर से आ जाए, और या हुकूमत सरमायाकारी करे। ये तीन ही सोर्सेज हमें नजर आते हैं, और ये तीनों सोर्सेज जो हैं इसमें कोई एक्सपेंशन, इसमें कोई बढ़ती हुई तेजी जो है वो बिल्कुल सामने नजर नहीं आ रही। तो फिर वो जो ग्रोथ का एलिमेंट है वो कैसे आएगा, क्योंकि ग्रोथ के सोर्सेज या तो सरमायाकारी हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी है जो मुझे तो नजर नहीं आ उसमें आएगा। मैं आता हूँ फ़ारूक सलीम साहब। अब साकिब शिरानी साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है एक परेशानी का इजहार डॉक्टर इख्तियार बेग साहब ने कर दिया, सूद की मद में जो आपने पैसे देने हैं, और फिर आपका जो दिफाई अखराजात हैं, उसके बाद जो है हुकूमत कैसे चलेगी, और ये बजट के अंदर क्या ऐसी जादू की छड़ी चलेगी कि हुकूमत के अखराजात भी चल पड़ें, टैक्सेस भी ना लगाने पड़ें, आवाम को भी कोई रिलीफ मिल जाए। ये क्या कोई इसहाक डार साहब की रूह सरायत कर गई है क्या है? देखिए, ऑब्वियसली ये मुश्किल तो बहुत होगा, और बग़ैर टैक्सेस के मेरा ख्याल है उसका तो नुस्खा मुझे जो समझ आ रहा है वो सीधा ये है कि एक अमरीकी सदर ने कहा था नो न्यू टैक्सेस, रीड माई लिप्स, और जब वो मुंतखब हो गए तो कुछ महीनों के बाद उन्होंने टैक्स लगा दिए। तो इसका तो सिर्फ यही नुस्खा मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी कहा वो कहा, मगर इसके बगैर तो कोई चारा होगा नहीं। और इसको ये शायद कहा जाए कि हमने टैक्स नहीं लगाया, मगर जो एग्जम्पशंस थी और जो कंसेशंस थी वो हमने विड्रॉ की, तो शायद इसको थोड़ा सा वो मसाज करें या स्पिन डॉक्टर करें। दूसरा ये है कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ ये स्ट्रैटेजी से कि आपने लाजमी तौर पे PSDP बढ़ाना है, उसके बगैर ग्रोथ आती नहीं है। जो असल में जो हकाइक हैं वो ये है कि पिछले 15 साल से 17 साल से आप देख लें, PSDP का ताल्लुक जो है ग्रोथ से वो ग्रेजुअली बल्कि काफ़ी तेज़ी से वो डिस्कनेक्ट एक आना शुरू हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि जो उसकी एफिशिएंसी है स्पेंडिंग की वो बहुत गिर गई है, इसमें करप्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ गया और वेस्टेज का। तो ये लाजमी नहीं है कि आप ग्रोथ सिर्फ PSDP बढ़ाने से ही लेके आएँ। जब आपकी ग्रोथ रेट्स 3.9% पे भी अगर मान लें कि ये दुरुस्त नंबर है, उस पे चल रही हो, और एक्चुअल जो आपकी ग्रोथ रेट, पोटेंशियल ग्रोथ रेट है वो 6-7% हो, तो नई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप जो है आप बेहतर मैनेजमेंट के साथ भी ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। मैं साकिब शिरानी साहब, मेरे पास चूँकि आखिरी 2 मिनट बचे हैं, इख्तियार बेग साहब, अगर एग्जम्पशंस विड्रॉ होती हैं और हुकूमत कान दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश करती है, और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्पिन डॉक्टरिंग का साकिब शिरानी साहब ने, ये होता है, तो फिर क्या असरात मुरतब होंगे
सनतों पे और स्मॉल एंड मीडियम का तो तज़किरा ही नहीं करते। बड़ी लंबी बहस हो सकती है, लंबा प्रोग्राम चाहिए, वो तो हमने उसको तो मार ही दिया है। क्या कैसे? देखिए नदीम साहब, टैक्स एग्जम्पशन ख़त्म करने का जो ऑर्डिनेंस आया है IMF के एग्रीमेंट के मुताबिक, वो तो ऑलरेडी आ गया। 140 अरब रुपए की टैक्स एग्जम्पशन कॉर्पोरेट सेक्टर की विड्रॉ कर ली हैं, जिसमें IPPs और नहीं, जो थोड़ी बहुत और रह गई होंगी वो भी इधर उधर से विड्रॉ करके कुछ बैलेंस ये जो बात कर रहे हैं 26% ग्रोथ की टैक्स रेवेन्यू में, यानी 5,000 4,960 है, उसको 6,230 पे लेके जाने की, ये एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस टारगेट है कोरोना में। और इन हालात में आप इंडस्ट्री ऑलरेडी हमारी 67% जो है वो टैक्स दे रही है, जबकि हमारे GDP में कंट्रीब्यूशन 21% है। तो उस शोबे इज ऑलरेडी ओवर बर्डन। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ हम सब ने मिस कर दी, मैं क्विकली ऐड कर दूँ ताकि प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। हर बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं प्राइवेटाइजेशन की, पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की, वापडा है, रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है। इस बार भी उन्होंने 1,000 अरब रुपए गुड मनी पर बैड पर्पस खर्च करे। उन्होंने उन इदारों को ये पैसे झोंके 1,000 अरब रुपए जिनकी चिमनी से धुआं भी नहीं निकल रहा है, और अभी तक ये इदारे नेशनलाइज नहीं हुए। इनकी ये इदारे की जो प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है। ये 1,000 अरब रुपए पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसको उनको सीरियसली लेना होगा। इन इदारों को कब तक आप जो है साथ लेके और उनको आप ट्वीट करते रहेंगे? नेशनल एक्सचेकर से 1,000 अरब रुपए आप दे चुके हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें जहाँ मुझे फेलियर नज़र आता है कि वो सेंसिटिव इश्यूज जो आपके बजट में हर बार, पहला बजट जब PTI था मुझे याद है उसमें उन्होंने स्पीच में कहा था बजट में कि हम इन इदारों की निजकारी करेंगे, ये होनी चाहिए। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया साकिब शरानी साहब, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।